हेलो दोस्तों। आ, आप लोग ऐसा जानते हैं कि आज WBCS का एग्ज़ाम था और आप लोग WBCS एग्ज़ाम में जितने लोग अटेम्प्ट किए होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। तो इस वजह से मैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कुछ जो आज जो क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस को ही हल करने का प्रयास किए हैं। मैं आई वांट टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं WBCS का आज 2021 का जो प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से कैसा क्वेश्चंस आया था और उसको आंसर भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एक्ट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स इन द ईयर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एक्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन सी होगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर होगा ABCD जो भी ग्रुप का होगा उसमें देखिएगा जाके जितना नंबर पे भी आपका क्वेश्चन होगा वहाँ ऑप्शन सी जो होगा 1993, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में पास हुआ था। फिर नंबर 2 क्वेश्चन एक और आया था, पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है कब रिटायर होते हैं। तो आर्टिकल 124 में बोला गया है 65 साल जब हो जाता है तब रिटायर होते हैं, 65 ईयर्स तक रहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट का बोला गया कितना, हाई कोर्ट अगर रहता ना तो वहां पर होता आपका 62 ईयर्स। हाई कोर्ट रहता तो कितना हो जाता, 62, और सुप्रीम कोर्ट है तो 65 ईयर्स। आर्टिकल 21 देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 बोलने का मतलब ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिएगा वहां ऑप्शन सी में, इसका ऑप्शन लिखना भूल गए थे, ऑप्शन सी जो है वहां पर वो करेक्ट आंसर होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, आर्टिकल 21 जानते हैं फंडामेंटल राइट्स है। यहीं पर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 21A को ऐड किया गया था। ठीक, वो भी हो गया। देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय, जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन फॉर्म करता है। तो देखिएगा इसके बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। आर्टिकल 263 अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 263 को पढ़ने से पता चलेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट बनाते हैं। कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट फॉर्म करता है। 263 में बोला ही गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाता है किसके लिए, स्टेट्स और सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, और कौन स्टेब्लिश करता है, देखो यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट कैन स्टेब्लिश। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट होगा। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 21। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जो वोटिंग एज है 18 से लेके 21 किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो होगा ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। पहले 21 साल था, वो 1988 का जो अमेंडमेंट एक्ट 61st अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा इसको कम किया गया, 18 साल किया गया। ये एक क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन आया था, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। याद रखिएगा, मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, याद रखिएगा। तो इसको इलेक्ट कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं ना इलेक्टेड होते हैं एवरी ईयर फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑप्शन सी में ना वहां पर बोथ लिखा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल दोनों हाउस के द्वारा। लोकसभा का भी मेंबर्स रहता है, देखिए लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। तो लोकसभा अपने मेंबर को चुन के भेजेंगे, राज्यसभा अपने में से 7 मेंबर्स को चुन के भेजते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। इसका भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। सभी अपने अपने, याद रखिए पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का निर्माण 1921 में हुआ था। नीति आयोग 7वां क्वेश्चन जो था, नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था। एक और क्वेश्चन है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट को ही ना हेड बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टार्टेड इन जून 2014 बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नमामि गंगा प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। नमामि गंगा प्रोग्राम एक क्या है ना, ये जो प्रोग्राम्स है ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन में 2014 में इसको ये किया गया था और इसका मेन फोकस है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। किसके लिए था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट आंसर होगा। तो नमामि गंगा प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुआ था और ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था। देखिए तो कहां पर दिया था, एक हम दिखाए थे ना आपका, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पहले भी क्वेश्चंस था और यही क्वेश्चंस आज का एग्जाम में 2 बार एक ही क्वेश्चंस दे दिया गया। तो ये इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है आर्टिकल 21 ऑप्शन ए, बोलना नहीं पड़ेगा। एक 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया किसको हिज सुपरफ्यूलस हाइनेस कहते हैं। याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन बी जो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको बहुत सारे स्कॉलर जो है ना सुपरफ्यूलस कहते हैं, ठीक। फिर हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, देखिएगा अभी प्रेजेंट में चेंज हो गया है ये, लेकिन ये प्रेजेंट में जो है श्री सुशील चंद्र है। कौन है, सुशील चंद्र, ठीक है, जो 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कितने हैं, 24, ठीक है। याद रखिएगा 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल के बाद ये चेंज हुआ था। 13 अप्रैल 2021 के बाद ये चेंज होगा, सॉरी यहाँ 2021 होगा, 2021 के बाद ये चेंज हो गया था 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। याद रखिए 2021 में रिपब्लिक डे पर किसी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया है। मनी बिल इज फाइनली डिटरमाइंड बाय नॉर्मली स्पीकर। 110 आर्टिकल कितना में बोला गया, 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। और जहां पर ये भी बताया गया है, ये जो डिफाइन किया गया है कि मनी बिल क्या क्या होगा, और उसके आधार पर स्पीकर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे वो मनी बिल है कि नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन सा आर्टिकल है, 324 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल में बोला गया, 324 आर्टिकल में बोला गया इलेक्शन कमीशन की बात, वहां पर पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज टेकन ऑन 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर होगा। ये ऑलरेडी हिस्ट्री में भी बनता है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक पोर्शंस में बनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, आप लोग जानते हैं कहां पर बोला गया है, देखिएगा 54 आर्टिकल 54 में बोला गया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड इसके अलावा और भी है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन, ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द आपका ये क्या बोलते हैं यूनिटरी स्टेट, ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी को लेकर है। किसको लेकर है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये तो यहाँ पर ऑप्शन नॉर्मली यही एक ऑप्शन था, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, ये ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन डी सही है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा आर्टिकल 18 नॉर्मल है, इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है ना, इक्वालिटी को दिया गया है ना। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात की गई है, तो यहां पर इक्वालिटी ही होगा। क्लियर। इंडिया इज अ, याद कीजिए आर्टिकल 1, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 1 में बोला गया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, देखो कैसे लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, that means ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, याद रखिएगा अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, ओथ बाय गवर्नर। अगर ओथ रहता, अगर ये ओथ रहता, क्या रहता, ओथ रहता, तो ये गवर्नर होता। ये क्या होता, ओथ रहता तो क्या हो जाता, गवर्नर, ठीक है, ओथ रहता तो गवर्नर। ओके, यही 20 क्वेश्चन आया है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा। ये अगर किसी तरह का कोई लगता है डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कह के मुझे बता सकते हैं। ओके।